औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome back to lecture number 12 for the course of partial differential equations। आज के कोर्स में स्टूडेंट्स हम एक इंटरेस्टिंग टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे जिसे नॉन डायमेंशनलाइजेशन कहा जाता है। मींस के डायमेंशनल प्रॉब्लम को किस तरह से एक नॉन डायमेंशनल प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया जा सकता है। अच्छा, इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे कि डायमेंशनल प्रॉब्लम क्या होता है, नॉन डायमेंशनल प्रॉब्लम क्या होता है। ठीक है, और फिर उन नॉन डायमेंशनल प्रॉब्लम ये नॉन डायमेंशनल प्रॉब्लम का डायमेंशनल प्रॉब्लम को नॉन डायमेंशनल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, और फिर नॉन डायमेंशनल प्रॉब्लम के सोल्यूशन को यूज़ किस तरह किया जाता है। ठीक है, तो द in this lecture we will see that how a given PDE can be transformed to a dimensionless problem. Um, uh, how the dimensionless problem can be solved and used for constructing the dimensional solution. तो इस टेक्निक को अच्छे से समझने के लिए स्टूडेंट एक एग्जांपल पे बात करेंगे, यानी एक एग्जांपल कंसिडर करके उस पे डिस्कशन होगी कि किस तरह से एक पीडी जो डायमेंशनल था वो नॉन डायमेंशनल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गई। अच्छा, नॉन डायमेंशनलाइजेशन का जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि हम अपने प्रॉब्लम में नए वेरिएबल इस तरह से सेलेक्ट कर लें जो हमारे फिजिकल प्रॉब्लम को एक प्योरली मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दें। फिजिकल प्रॉब्लम से मेरा मतलब ये है कि जिस तरह से हीट कंडक्शन इक्वेशन है तो ये फिजिक्स के रूल्स को देख के बनाया गया है। ठीक है, यानी अभी आप लोग सोचिए उस पे, तो हमने फिजिक्स के कौन कौन से रूल्स यूज़ किए थे। हमने यूज़ किए थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और पैरामीटर्स हमने थर्मल कंडक्टिविटी यूज़ की थी, इस तरह स्पेसिफिक हीट हमने यूज़ किया था, और इस तरह डेंसिटी। तो हर एक क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके अपने अपने डायमेंशंस हैं। इस तरह हम एक वेरिएबल टी यूज़ कर रहे थे जिसका डायमेंशन था सेकंड या मिनट। इस तरह हम स्पेस वेरिएबल एक्स भी यूज़ कर रहे थे और उसका भी डायमेंशन जो था वो मीटर्स यानी लेंथ का डायमेंशन था उनका। जो क्वांटिटी थी हमारी यू, तो वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही थी जिसका डायमेंशन डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट या जो भी हमारे कंसंट्रेशन में हो, लेकिन एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे ये सारी चीज़ें। तो उसी सेंस में अगर हीट इक्वेशन को या वेव इक्वेशन को देखा जाए तो असल में वो इक्वेशन फिजिक्स के पैरामीटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम नए इस तरह की वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लेंगे कि जो फिजिक्स वाले क्वांटिटीज है वो सारी एलिमिनेट हो जाएगी, और जो रिजल्टेंट जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो प्योरली मैथमेटिकल एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसका डायमेंशंस के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे लिए आसानी ये हो जाएगी कि जो डायमेंशनलेस प्रॉब्लम होगा वो आसान होगा रिलेटिवली, और उसको सॉल्व करने के बाद जो डायमेंशनल प्रॉब्लम का सलूशन है आसानी से बाय बैक सब्स्टिट्यूशन हम कैलकुलेट यानी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे प्रोसीजर को समझने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए हीट कंडक्शन इक्वेशन पे का एक सिंपल सा प्रॉब्लम कंसिडर कर लेते हैं। सो द PD in hand is ut is equal to alpha square u double x, where x is from 0 to L. This is the length of the rod and t is greater than 0। हमारा जो एक्सपेरिमेंट था तो उसको हम स्टार्ट कर रहे थे एट टाइम t is equal to 0। तो ऑनवर्ड फ्रॉम टाइम t is equal to 0 जितने भी टाइम्स पे जो इंफॉर्मेशन थी उसके लिए ये जो PDE था ये एप्लीकेबल था। Similarly, also consider the temperatures at the boundaries
the first boundary is at T1 temperature and the other boundary is T2 temperature. ठीक है, यहाँ पे U का डायमेंशन है डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, इस तरह अल्फा स्क्वायर का भी अपना एक डायमेंशन है. अल्फा स्क्वायर बना है सी रो और के से, तो स्पेसिफिक हीट रो और थर्मल कंडक्टिविटी के डायमेंशन मिलके अल्फा स्क्वायर यानी डिफ्यूजिव कांस्टेंट के जो डायमेंशंस है वो बनाते हैं. ठीक है, सेम consider the initial temperature of the rod is given by sin pi x over l. एक सिंपल सा एक इनिशियल कंडीशन मैंने ले लिया कि सपोज ये हमारा इनिशियल टेम्परेचर है. अच्छा, अब हमारा गोल ये है कि इस प्रॉब्लम को इक्वलेंटली दूसरे ऐसे प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया जाए जिसमें ये प्रॉपर्टीज हो. प्रॉपर्टी नंबर 1, जो नया प्रॉब्लम बने वो इस प्रॉब्लम से सिंपल हो. ठीक है, नो फिजिकल पैरामीटर्स लाइक अल्फा. अल्फा की तरह का कोई भी फिजिकल पैरामीटर इसमें इन्वॉल्व ना हो. ठीक है, द बाउंड्री कंडीशंस आर मोर सिंपलर. यहाँ पे बाउंड्रीज पे हमारे साथ कंडीशन है T1 T2, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि ये बाउंड्री कंडीशंस भी थोड़े से सिंपल हो जाए. अच्छा, ये सारे टारगेट्स अचीव करने के लिए हमें यू, कैपिटल यू जो कि टेम्परेचर है हमारा, एक्स जो स्पेटल वेरिएबल है, और टी जो टेम्परेचर जो टाइम है, इनको हम रिप्लेस करेंगे तीन और वेरिएबल पे, यू टाउ, यू बार, जीटा एंड टाउ. इन तीनों को तीन और वेरिएबल के से चेंज करेंगे स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए, जिसकी मदद से ये जो हमारे टारगेट्स है ये सारे टारगेट्स अचीव हो जाएंगे. तो हमने बारी बारी एक एक वेरिएबल को चेंज करना है. पहले यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यू बार. ठीक है, थ्रो सुइटेबल ट्रांसफॉर्मेशन. उसके बाद एक्स की ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, फिर टाउ की ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे. तो इस तरह से जो हमारे टारगेट्स है वो सारे के सारे अचीव हो जाएंगे. सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू टू यू स्टार टू यू बार. So we define u bar is equal to u of xt minus t1 divided by t2 minus t1. ठीक है, हमने एक नया वेरिएबल u बार कंसिडर कर लिया और उसको u के साथ कनेक्ट कर लिया इसी रिलेशन के मदद से. ये रिलेशन हम किस तरह बनाएंगे, इसमें हमें T1 और T2 की वैल्यू चाहिए. तो T1 और T2 की वैल्यू हम बाउंड्री कंडीशन से सेलेक्ट कर लेंगे. जो भी बाउंड्री कंडीशंस पे टेम्परेचर होगी उन दोनों को हम यूज करके नया वेरिएबल u बार बनाएंगे. अच्छा, अब u बार का जो यूनिट है वो क्या होगा. u का यूनिट तो है टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, तो T1 भी टेम्परेचर है, तो u माइनस T1 इनका जो यूनिट है वो डिग्री सेंटीग्रेड होगा, डिवाइड बाई T2 माइनस T1 इसका भी यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड होगा. तो जो हमारा नया वेरिएबल u बार बनेगा वो डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाई डिग्री सेंटीग्रेड, उसका कोई भी यूनिट नहीं होगा. ठीक है, अच्छा, इस ट्रांसफॉर्मेशन से एक और भी आसानी यानी एक और भी सिंप्लिसिटी आ जाएगी. एक्सक्यूज मी, हेलो, चाय पिलाओ थोड़ी सी. तो बाउंड्री कंडीशंस पर भी कोई थोड़ी सी आ जाएगी यानी आसानी आ जाएगी. किस तरह से, फॉर एग्जांपल यू बार में हम x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पर भी x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. u एट 0t माइनस t1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1. तो u एट 0t हमारे साथ इक्वलेंट है t1 के. सो u बार एट 0t हमारे साथ 0 हो जाएगा, t1 माइनस t1 इज इक्वल टू 0. सिमिलरली अगर L पे हम u बार की वैल्यू को देखेंगे
तो u बार एट एल टी इज इक्वल टू 1, और वो आप जानते हो क्यों, क्योंकि यू एक्स टी की एल पे जो वैल्यू है वो t2 की इक्वलेंट है, सो t2 माइनस t1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 रिजल्ट्स एन 1। सो दोनों पहले ट्रांसफॉर्मेशन से हमारे साथ दो फायदे आ गए। एक फायदा ये आ गया कि जो यू बार नया जो हमने मीन्स के जो हमने वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लिया था, उस वेरिएबल का कोई यानी टेम्परेचर के जो जो यूनिट्स थे उसके कोई डायमेंशंस नहीं थे, डायमेंशनलेस एक वेरिएबल था। दूसरी सिंप्लिसिटी ये आ गई कि यू बार की जीरो पे जो वैल्यू है वो जीरो है और एल पे जो वैल्यू है वो 1 है। दिस इज रिलेटिवली सिंपल एज कंपेयर टू यू एट 0 टू टी इज इक्वल टू t1 एंड यू एट एल टी इज इक्वल टू t2। ठीक है, तो रिलेटिवली ये जो बाउंड्री कंडीशन है दूसरे बाउंड्री कंडीशन से रिलेटिवली सिंपल है। अब देखते हैं कि क्या ये इस ट्रांसफॉर्मेशन से जो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी चेंज हो जाता है या वो सेम टू सेम उसी तरह का ही रहता है। तो u बार का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करके मेन प्रॉब्लम में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें ये कुछ सिचुएशन मिलेगी। थैंक यू। u बार t इज इक्वल टू, दरवाजा बंद का, दरवाजा अगला का बंद का, u बार t इज इक्वल टू यू टी एक्स टी डिवाइड बाई t2 माइनस t1। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको डिफ्रेंशिएट कर ले तो इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा डिवाइड बाई t2 माइनस t1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 का जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव है वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो u बार का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव ये आएगा, डिनोमिनेटर में t2 माइनस t1 एक टर्म मौजूद होगा। इस तरह u बार का विद रिस्पेक्ट टू x जो सेकंड डेरिवेटिव होगा वो भी इस तरह होगा, उसके डिनोमिनेटर में भी t2 माइनस t1 मौजूद होगा। ठीक है, जब इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं मेन प्रॉब्लम में, जो हमारा मेन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उनमें जब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें इस तरह के एक्सप्रेशन मिलेंगे u बार t into t2 minus t1 is equal to अल्फा स्क्वायर t2 minus t1 u बार डबल x। कॉमन जो फैक्टर्स है उनको हटाने से हमें ये एक क्लियर व्यू मिल जाता है कि u बार का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव इक्विवेलेंट है अल्फा स्क्वायर इनटू u बार विद रिस्पेक्ट टू x सेकंड डेरिवेटिव। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, u bar of xt also satisfies this equation। ठीक है, u bar of xt ये pde एग्जैक्टली यही pde सेटिस्फाई कर रहा है जो हमें इस इक्वेशन में नजर आ रहा है। u बार के जो बाउंड्री पे जो वैल्यूज है वो सिंपल हो गए हैं और थर्ड वन u बार का जो यानी डायमेंशंस थे डिग्री सेंटीग्रेड के वो खत्म हो गए हैं। अब इनिशियल कंडीशंस को भी अगर हम साथ में मिलाएं तो टोटल u बार की शेप में जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना है वो इस तरह का होगा, u बार t इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर u बार डबल एक्स, u बार एट 0 t इज इक्वल टू 0, u बार एट l t इज इक्वल टू 1 और u बार एट x एंड टाइम t इज इक्वल टू 0। यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो ये f ऑफ x बनेगा और f ऑफ x है हमारे साथ साइन पाई एक्स ओवर l माइनस t1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। कुछ सिंप्लिसिटी भी आ गई, कुछ कम्प्लेक्सिटी भी आ गई। सिंप्लिसिटी आ गई बाउंड्रीज कंडीशंस में और जो कम्प्लेक्सिटी थी वो इनिशियल कंडीशंस में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तब जो इफेक्ट पड़ा u बार का कोई भी डायमेंशन हमारे साथ नहीं था। तो अभी इसी स्टेज पर भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, क्योंकि अब इसमें टाइम के डायमेंशंस भी मौजूद है और
एक्स के डायमेंशंस भी मौजूद है, यानी एक्स का लेंथ मौजूद है, टाइम का सेकंड यानी मिनट्स जो भी टाइम यूनिट है वो मौजूद है, ठीक है। और अल्फा स्क्वायर भी एक क्वांटिटी नज़र आ रही है जो कि प्योर एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो इन सब को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, हमारा टारगेट है कि ये सब चीज़ें एलिमिनेट हो जाए। अब एक्स को जीटा पे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो एक्स का जो ओरिजिनल डोमेन है हमारे साथ वो 0 से लेकर एल तक है, ठीक है। सो अगर हम जीटा को इस तरह डिफाइन कर ले, जीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई एल, तो जीटा का डोमेन ऑटोमेटिकली कहाँ से कहाँ तक होगा, वो 0 से 1 तक होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे जीटा की वैल्यू आती है 0, और x इज इक्वल टू एल पे जीटा की वैल्यू आती है 1, एल डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू 1। सो अगर x 0 और l के दरमियान होगा तो नया जीटा जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं x डिवाइड बाई एल की शेप में, तो जीटा ये जीटा हमारे साथ इक्वलेंट होगा 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। अब x को हमने जीटा में चेंज कर लिया, तो u बार ऑफ एक्स टी हमारे साथ इक्वलेंट होगा u बार ऑफ जीटा टी के, ठीक है जी। अब देखते हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन से जो इफेक्ट है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे वो किस तरह का बनता है, ठीक है। u बार का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्स टी, u बार का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ जीटा टी दोनों इक्वलेंट होंगे, क्योंकि जीटा और x दोनों ही टाइम से इंडिपेंडेंट है। इफेक्ट जो पड़ेगा वो x के डेरिवेटिव्स पे पड़ेगा। यहाँ पे इस इक्वेशन का u बार का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कैलकुलेट कर ले, सो u बार x ऑफ एक्स टी, यहाँ पर भी विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव होगा। सो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव किस तरह होगा, u बार का विद रिस्पेक्ट टू जीटा डेरिवेटिव और जीटा का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, ठीक है। बिकॉज जीटा इज अ फंक्शन ऑफ x अगेन, देयर इज समथिंग सिमिलर टू चेन रूल, ठीक है। तो u बार x इज इक्वल टू 1 ओवर l, जीटा का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव है 1 ओवर l, क्योंकि x ओवर l है तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो जीटा का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव आएगा 1 ओवर l के इक्वलेंट, ठीक है। 1 ओवर l इनटू u जीटा इनटू जीटा अप टू, अब इसका विद रिस्पेक्ट टू x अगर दूसरा डेरिवेटिव लेंगे तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम u बार ऑफ डबल x at xt is equal to 1 over l square into u bar of double zeta into zeta t, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेकंड जो डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू जेटा सेकंड डेरिवेटिव की इक्विवेलेंट है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में एक कांस्टेंट जनरेट हो रहा है 1 ओवर एल स्क्वायर। तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन से का इफेक्ट जो पीडीईज पे होगा उस पीडीईज में भी 1 ओवर एल स्क्वायर जनरेट हो जाएगा। तो नया जो पीडीई होगा वो इस तरह का दिखेगा, u बार टी इज इक्वल टू अल्फा ओवर एल होल स्क्वायर u डबल जीटा बार and zeta is between 0 to 1, okay। Now the zeta is between 0 and 1, so the boundary conditions are u at 0 t is equal to 0, u at 1 t is equal to 1 and u at zeta, स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर ले, दिस इज नॉट x but this is zeta, okay, this is not x, u at zeta and 0 is equal to sine pi zeta minus t1 divided by t2 minus t1। तो x को जब हमने जीटा में कन्वर्ट कर दिया तो जीटा की वैल्यू आ गई बिटवीन 0 एंड 1, और दूसरी जो अहम बात इसमें आ गई, जीटा का कोई भी यूनिट नहीं है। यूनिट किस तरह नहीं है, x का यूनिट है लेंथ, इस तरह एल भी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मीटर डिवाइड बाय मीटर कैंसिल हो जाएगा, जीटा का कोई डायमेंशन हमारे साथ नहीं होगा, ठीक है। अभी हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा हुआ है t, जिसका डायमेंशन है टाइम। उसको चेंज करने उसको इस तरह चेंज करेंगे कि ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी अल्फा ओवर एल होल स्क्वायर ये क्वांटिटी इस डिफरेंशियल इक्वेशन में से खत्म हो जाए, ठीक है।
So we will select the new variable ta such that the new problem does not contain alpha divided by l whole square. ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये फिजिकल पैरामीटर्स हमने खत्म करने हैं इस सिस्टम से. So usually the selection of tau is not so clear. हम इस तरह पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि टाउ क्या होगा हमारे साथ, लेकिन हम जो स्टैंडर्ड तरीका है, जो मैथमेटिकल एनालिसिस का तरीका है, उसको अप्लाई करेंगे. टाउ को अज्यूम कर लेंगे कि टाउ इज इक्वल टू सी टी, और सी को इस तरह सेलेक्ट करेंगे कि अल्फा और एल होल स्क्वायर गायब हो जाए. ठीक है. टाउ इज इक्वल टू सी टी पर ए कांस्टेंट सी इज अप टू नाउ नॉन नोन. ठीक है. सी इज अननोन कांस्टेंट है, इसको डिटरमाइन करना है. इस तरह डिटरमाइन करना है कि जो अल्फा और एल होल स्क्वायर है वो खत्म हो जाए. सो if tau is equal to ct, then u bar at zeta t is equal to u bar at zeta tau. विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिराइवेटिव का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टी जो डिराइवेटिव है वो कनेक्टेड है विद रिस्पेक्ट टू टाउ के डिराइवेटिव के साथ. सो यू बार का विद रिस्पेक्ट टू टी डिराइवेटिव इक्वलेंट होगा यू बार का विद रिस्पेक्ट टू टाउ डिराइवेटिव, और टाउ का विद रिस्पेक्ट टू टी डिराइवेटिव जो कि इक्वलेंट है सी के. क्लियर हो गया. सो यू टी बार एट जीटा टी इज इक्वल टू सी इनटू यू टाउ बार एट जीटा टाउ. तो जब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं मेन पीडीई में, तो यू टी की जगह हमने यू टाउ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की इज इक्वल टू अल्फा ओवर एल होल स्क्वायर यू डबल जीटा. अब सी को, अगर सी हमारा इक्वलेंट हो अल्फा ओवर एल होल स्क्वायर के, तो ये सी इस अल्फा ओवर एल होल स्क्वायर के साथ कैंसल हो जाएगा. तो जो मेन पीडीई बनेगा वो यू टाउ इज इक्वल टू यू डबल जीटा बनेगा. ठीक है. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देख ले, कोई किसी और प्रॉब्लम में आपके साथ कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है. ठीक है. यहाँ पर सी को मैं अगर अल्फा और एल होल स्क्वायर के इक्विवेलेंट रखूं, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं. ये सी अननोन कांस्टेंट है, इसको डिटरमाइन करना है. ठीक है. सो सी इज इक्वल टू अल्फा और एल होल स्क्वायर. सो अगर सी की वैल्यू ये है तो टाउ इज इक्वल टू अल्फा और एल होल स्क्वायर टी. ठीक हो गया. सो जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करेंगे, तो जो हमारा पीडी है वो बनेगा यू टाउ, this is not t, this is tau, is equal to u double zeta. U at 0 tau is equal to 0, u at 1 tau is equal to 1, u at zeta and 0 is equal to sin pi zeta. और वो चीज़ें ख़त्म हो गई, माइनस टी वन डिवाइड बाई टी टू माइनस टी वन. अब ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये प्रीवियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. इसमें u बार जो क्वांटिटी है, इसके कोई फिजिकल डायमेंशंस नहीं है. इस तरह जीटा और टाउ के भी फिजिकल जो है, मींस के फिजिकल जो डायमेंशंस है, कोई भी फिजिकल डायमेंशन नहीं है. बाउंड्री कंडीशंस हमारे साथ बहुत ही सिंपल हो गई है. ठीक है. तो ये हमारे साथ एक टेक्निक है जो डायमेंशनल प्रॉब्लम को नॉन डायमेंशनल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देता है. अब ये प्रॉब्लम बहुत ही एक सिंपल सा प्रॉब्लम है. ठीक है. इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है. अच्छा, सपोज के इसी प्रॉब्लम का सलूशन हम मालूम कर लें. ठीक है. सपोज इसका सलूशन हमने मालूम कर लिया यू बार, तो अब इसको डिफरेंट लोग यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, उसके साथ है अल्फा की वैल्यू 1 है और एल उसका 2 है. ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है. दूसरा साइंटिस्ट कोई और एक्सपेरिमेंट कर रहा है. थर्ड साइंटिस्ट कोई और एक्सपेरिमेंट कर रहा है. तो हर एक साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से ये ट्रांसफॉर्मेशन पहले देख लेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है. ठीक है. तो ट्रांसफॉर्मेशन जब उसे मालूम हो जाएगी, तो इसके प्रॉब्लम में वो अपने इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन सब्स्टिट्यूट करके अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन बना लेगा. ठीक है.
properties of the new PD, it is more simpler. Okay, no parameters in the equation. Okay, initial condition is still not changed, इनिशियल कंडीशन भी चेंज नहीं हुए, एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाइड हो रहे हैं। तो इसका ये यूज कहाँ पे होते हैं, इंटीग्रेशन में यूज होते हैं। तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट तो वैसे ही बाहर निकल जाता है, तो इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं रहेगा। ठीक है, द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम कैन बी फाउंड वंस एंड विल अप्लाई टू ऑल प्रॉब्लम्स। जितने भी साइंटिस्ट बैठे हों, जितने भी लोगों ने उस सोल्यूशन को यूज करना हो, तो वो अपना ये यू ऑफ एक्स टी सोल्यूशन सिंपल उन्होंने यू बार में जीटा जीटा की जगह एक्स डिवाइड बाय एल सब्स्टिट्यूट करना है, और टी की जगह टाउ की जगह अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर टी सब्स्टिट्यूट कर देना है, और टी वन और टी टू यूज करना है इस तरह। तो हर एक बंदे को अपने हिसाब से, अपने पैरामीटर्स के हिसाब से एक एक सोल्यूशन मिल जाएगा, तो एक आसानी टाइप बन जाएगी। ठीक है, तो आई होप सो कि थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट है आज के लेक्चर का वो समझ आ गया होगा। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं एक असाइनमेंट आप लोगों को दे देता हूँ इसी पैटर्न पे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो वेव इक्वेशन है, ठीक है, वेव इक्वेशन को डायमेंशनलेस प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो इस पे प्रैक्टिस कर ले। इंटरनेट पर भी इससे रिलेटेड मटेरियल मिल जाएंगे, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आपने कोई बुक नहीं देखना, कोई मटेरियल सर्च नहीं करना, अपना ही जहन लगा के इस डायमेंशनल प्रॉब्लम को नॉन डायमेंशनल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके मुझे दिखाना है फिर। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। ओके, सो अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।